जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी की आरटीपी के बारे में, जो नवंबर 2020 की लॉन्च हुई है उसके बारे में। उसके अंदर लगभग 16 एमसीक्यूज हम लोग वो करेंगे। इससे पहले आप लोग आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इनकम टैक्स की आरटीपी कंप्लीट कर ली है, ऑडिट की आरटीपी शुरू हो चुकी है, एसएम की आरटीपी भी शुरू हो चुकी है और साथ में अब हम शुरू कर रहे हैं जीएसटी की आरटीपी। इन सारी आरटीपीज के लिंक आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में, आप वो देख सकते हैं। और जो हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं जूम सेशंस में, ID91 ऐप में आके ID91 लाइव एक कोर्स है, उसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद जो है आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप पहले इमीडिएट जो है एक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो थोड़ी लेट अपलोड होती हैं। जूम पे आप मेरे साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, आज हम लोग कवर करेंगे जीएसटी के एमसीक्यूज। साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपकी काफी सारी चीजें जो है वो रिवाइज हो सकती हैं यहाँ पे। चलिए, मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपनी स्क्रीन। लीजिए, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? चैट जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए, ताकि मैं भी भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाऊं स्क्रीन को लेके अपनी। ग्रेट। चलिए साहब, तो पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल शांति से बैठे रहिएगा, अपनी शक्ल मैंने हटा दी है और आपकी चैट भी मैंने पढ़नी बंद कर दी है। अब बस आप लोग साथ में मेरे साथ रीडिंग करिएगा। पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड कहाँ गया? हाँ जी, PTL Private Limited is a retail store of merchandise located in 25 states and or union territories in the country. For the purpose of clearance of stock of merchandise and to attract consumers, PTL Private Limited ने कुछ स्कीम लॉन्च करी है और वो स्कीम कौन सी है? बाय वन एंड गेट वन। कम ऑन, बाय वन एंड गेट वन स्कीम जो है वो लॉन्च करी हुई है PTL Private Limited ने। अच्छा जी, फॉर द सेम टाइप ऑफ मर्चेंडाइज, इसका मतलब ये है कि सर एक शर्ट के साथ जो है वो एक शर्ट फ्री है और एक ट्राउजर खरीदने ट्राउजर के साथ ट्राउजर फ्री है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर सेविंग कॉस्ट, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टली परचेजेस मर्चेंडाइज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ओके, तो यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री का जो है बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, इसको जरा ध्यान से रखिएगा, मार्क कर लीजिए, बल्कि मैं बोलूंगा। इन द मंथ ऑफ मे, in order to save employee cost, PTL Private Limited purchased a tempo traveler worth rupees 12 lakh with sitting capacity of 25%। ये जरूर मार्क कर लीजिएगा, sitting capacity of 25%। आई होप आपको इस पे क्लैरिटी है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 मैं उम्मीद करता हूं हम सबने पढ़ा हुआ है, और आप सबने अगर मुझसे क्लास ली तो मैंने आपको उसका बहुत अच्छा चार्ट बना के दे रखा था। ओके, for transportation of its employees, further for ensuring the well-being of its employee, PTL Private Limited voluntarily obtained health insurance cover of 2 lakh for each employee in the same month। हाँ जी, 2 लाख का क्या लिया है इन्होंने? इंश्योरेंस कवर 2 लाख का लिया है फॉर ईच एम्प्लॉय इन द सेम मंथ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है सर, बहुत अच्छे से काम करती है। और इसमें जो पर एम्प्लॉय कॉस्ट आ रही है 1500, वो जो है पे किया गया है 100 एम्प्लॉयज के लिए। बहुत ही बढ़िया है, दूर दूर तक कोई दिक्कत यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है वो आपको ध्यान में रखना है, यानी ब्लॉक क्रेडिट अगर आपको ध्यान में है तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, इन द मंथ ऑफ जुलाई, मिस्टर राघव, a customer of the company, filed a lawsuit in the court against the company for not supplying goods of the value of rupees 1 lakh। तो किसने केस कर दिया? पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड एंगेज मिस्टर राम एन एडवोकेट। बेटा जैसे ही एडवोकेट आया सतर्क हो जाएं। एडवोकेट आया, बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट माइंड में आ रहा है, जल्दी से बताइए मुझे। एडवोकेट के आते ही कम ऑन, कनन, कोमल, काजल, राहुल, आरसीएम, वेरी गुड, मेहर, वैभव, बहुत बढ़िया। हमारे हमारे दिमाग में तुरंत जो है वो क्या आना चाहिए साहब? तुरंत के तुरंत हमारे दिमाग में जो है वो आना चाहिए RCM, राइट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, टू रिप्रेजेंट इट इन कोर्ट फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 25,000। As per the terms of the contract, Mr. Ram issued an invoice on 5th July. However, the consideration was not paid till February next year। ये पढ़ने के बाद ना मेरे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट चल गया है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे आएंगे। All the amounts given above are excluding taxes। ना बोलते तो हम ये एज्यूम कर लेते। And all the transaction are intra-state transaction। ये ना बोलते तो भी हम ये एज्यूम कर लेते। अगर कोई हिंट नहीं गिवन है, कुछ नहीं पता है, तो भी सर हम लोग इसे क्या करते? एज्यूम कर लेते। Rates of taxes, CGST 9%, SGST 9%। However, for tempo traveler, the rates of taxes was CGST 14% and SGST कितना हो गया हमारे पास? 14%। लीजिए साहब, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। With respect to buy one get one offer, which of the following statement is true? तो सबसे पहले आपको बताना है कि सर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। नंबर 1, it will not be considered supply at all since no consideration is involved in one of the item। ये पहली स्टेटमेंट है। सप्लाई ऑफ आइटम फॉर विच कंसिडरेशन इज चार्ज is a supply under section 7, while supply of other item supplied free of cost is not a supply। ये दूसरा ऑप्शन है।
There are two individual supply where a single price is charged for the entire supply. Since a single price is charged, the same will be taxed as mixed supply. And then there are two individual supply where a single price is charged for the entire supply. Their taxability will depend upon as to whether the supply is a composite supply or mixed supply. Come on guys, क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए. बाय वन गेट वन पे आप लोग क्या बोलते हैं कि एक सप्लाई ही नहीं है, या फिर दो सप्लाई है और मिक्स सप्लाई आपको यहां दिख रही है, या फिर दो सप्लाई और हमें डिसाइड करेंगे कि मिक्स सप्लाई है या फिर आपकी मिक्स है या कॉम्पोजिट है. तो मेरे हिसाब से सर आप देखें, अगर पहला ऑप्शन देखें, एनालाइज करते हैं, इट विल नॉट बी कंसिडर सप्लाई सिंस नो भाई नो. क्यों सप्लाई नहीं मानी जाएगी? इट विल नॉट बी कंसिडर सप्लाई एट ऑल सिंस नो कंसिडरेशन इज ऑल. ना 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 ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, सप्लाई तो है. फिर सप्लाई ऑफ आइटम फॉर विच कंसिडरेशन इज चार्ज, वो सप्लाई है, और जिसके लिए नहीं किया वो सप्लाई नहीं है, ये भी गलत है. सर इसमें सीधा सीधा आंसर जो है ना, आप डी को देखिए कि भाई दो इंडिविजुअल सप्लाई है, सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है. अब टैक्सेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि भाई कॉम्पोजिट है या मिक्स्ड है. सीबीडीटी ने इसके लिए जो है सर्कुलर दे रखा है एक. हमें अगर सर सर्कुलर नहीं भी पता तो भी हम इसे लॉजिकल बेसिस पे, आप मुझे बताइए कि आप लोग कर पाए या नहीं कर पाए, प्लीज मुझे बताइएगा. लॉजिकल बेसिस पे आप मुझे बताएं कर पाए या नहीं कर पाए. जिसमें कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पड़ा है, क्या वो इसको कर पाया या नहीं कर पाया? हर्ष, रोहन वेरी गुड, बहुत बढ़िया. राघव, आयुष, नवित, आशीष खन्ना, भव्य, नवल किशोर, बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साहब. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ मे ऑन द परचेज ऑफ टेम्पू ट्रेवलर एंड ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, assuming that all other conditions for availing ITC have been complied with. ओके, तो सीजीएसटी नील यानी टेम्पू ट्रैवलर पे नील. जैसे ही टेम्पू ट्रैवलर पे नील बोलते हैं ना सर, मेरे लिए तो ऑप्शन खराब हो जाता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है सेक्शन 17 में 17(5) में हम लोग मोटर व्हीकल के बारे में पढ़ते थे, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्रेडिट तो अलाउड था. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन पे हम देखते थे सिटिंग कैपेसिटी, इफ सिटिंग कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 13 तो सर क्रेडिट अलाउड होता था. आई होप ये बात आपको पता है. कम ऑन बताइए, सिटिंग कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 13 तो क्रेडिट अलाउड है आपको. तो इसलिए जहां जहां टेम्पो ट्रैवलर पर नहीं लिखा है वो तो मैं हटा ही रहा हूं, वो तो मैं बिल्कुल हटा ही रहा हूं. फिर उसके बाद मुझे ये पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर मैं बात करता हूं, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी सर आपके लिए जो है वो ब्लॉक क्रेडिट में आता है, वो आपको जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है. इस बात से कौन कौन एग्री करता है जल्दी से मुझे बता दीजिए. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया है वो भी ब्लॉक क्रेडिट में आएगा मेरे हिसाब से, वो भी उसका भी जो है क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट. इसलिए इन्होंने जो हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट ले रखा है, मैंने वो ऑप्शन भी निकाल दिया. अब मेरे पास बच एक ही ऑप्शन गया, तो आंसर हो गया बी. आई होप ये बात आपको समझ आई. देखिए आप इस चीज पे भी ध्यान दीजिए, मैं कैसे जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा हूं आपके साथ बैठ के. ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी बहुत जरूरी है. आइए देन तीसरा क्वेश्चन. ये तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान लग रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ एडवोकेट अवेल्ड बाय द कंपनी. आइए तो मैं पहले आपको एक चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं. आपको पता है कि साहब अगर पेमेंट नहीं करते थे 180 डेज के अंदर तो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता था. ये आपने जब सेक्शन 16 पढ़ा था तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क करा रखा है. अगर पेमेंट नहीं हुई है 180 डेज के अंदर तो आपको जो है क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता था. लेकिन ये बात कहां पे एप्लीकेबल नहीं होती थी? रिवर्स चार्ज के केस में. और वहां मैंने आपको उसका लॉजिक भी बताया था. भाई सरकार को पैसा चाहिए था, सरकार को रिवर्स चार्ज में पैसा आपसे मिल गया, यानी रिसिपिएंट से मिल गया. अब भाई साहब आप पेमेंट सामने वाले को यानी सप्लायर को करो या ना करो, उससे गवर्नमेंट को कुछ भी लेना देना नहीं है. आई होप ये बात आपको समझ आई. कम ऑन, ये बात पता है आपको कि नहीं पता है? जल्दी बताइए. फिर से बोलता हूं, 180 डेज के अंदर अंदर अगर पेमेंट नहीं करते एज पर सेक्शन 16 तो आपको जो है वो क्रेडिट नहीं मिलता, या क्रेडिट ले चुके होते तो आपको रिवर्स करना पड़ता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ता है. लेकिन ये बात किस पे एप्लीकेबल नहीं होती? आरसीएम में ये बात एप्लीकेबल नहीं होती. आइए जरा पढ़ते हैं. सो सीजीएसटी 2250, एसजीएसटी 2250, ठीक है चलते रहते हैं. 2250 कैसे है तो ये देख लेते हैं. 25,000 का 18% 4500 डिवाइड बाय 2250, ठीक है. ऑन एडवोकेट सर्विस आर पेबल बाय पीटीएल, आईटीसी वेल देयर ऑन इज टू बी एडेड. ना 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 ना, जैसे ही लिखा एडेड, नो सर, हमारे लिए ऑप्शन बेकार. 2250 का क्रेडिट मिलेगा. आईटीसी वेल देयर ऑन इज टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं सर. एज कंसेशन अलोंग विद टैक्स, ना 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 ना, ये ऊपर वाले नीचे वाले सेम ही लग रहे हैं मुझे, बट चलो. 2250 एडवोकेट सर्विस, ठीक है. द कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अलोंग विद 180 days of the issuance of invoice does not apply in the given case. बिल्कुल ठीक है सर, ये ऑप्शन मुझे सबसे सही लग रहा है. डी में कह रहे राम को पे करना है, राम को तो पे ही नहीं करना, राम तो एडवोकेट है, उस पर आरसीएम लगता है. तो मेरे हिसाब से तो सी जो है वो आंसर है. नवल किशोर भाई तुम्हारा आंसर गलत था, तुम्हारा आंसर गलत था. हाँ जी, बिल्कुल सी होना चाहिए सर इसका आंसर. कम ऑन, क्लैरिटी है?
बोलिए। आइए साहब, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते सेकंड केस स्टडी पे। याद रखिएगा 3 एमसीक्यूज जो हम लोग कर चुके हैं। अब जरा इनकम टैक्स से एक बार कंपेयर कीजिए इन एमसीक्यूज को। इनकम टैक्स से क्या घातक एमसीक्यूज आते थे, और यहाँ पे सर क्या एकदम मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर कुमार started interior designing practice from the month of January. Okay. His turnover up to the month of March was 12,50,000. Okay. On 30th June, his turnover exceeded 20 lakh. Okay. ठीक है जी. And reached 20,05,000. तो बेसिकली इनको ये बोलना चाहिए था कि साहब ये 1 अप्रैल से इसका टर्नओवर शुरू हुआ, 30 अप्रैल को जो है इसका टर्नओवर, 30 जून को सॉरी 30 जून को जो है इसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो गया. Mr. Kumar applied for GST registration on 15 July and registration was granted on 25 July. ये कुछ पूछे उससे पहले मैं ही पूछ लेता हूँ. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बता दो. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बता दो मित्रों. वैभव ने बता दी है 30 जुलाई नहीं 30 जून 15 जुलाई. ये कौन है भाई, ये कौन है जो बोल रहा है 15 जुलाई? कम ऑन यार, मेरा सवाल सुने. क्या विद इन 1 मंथ अप्लाई कर दिया है? क्या विद इन 1 मंथ अप्लाई कर दिया है? यस. तो अगर विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया है साहब, तो जिस दिन आपका टर्नओवर हुआ था, यानी कि आप लाइबल टू रजिस्टर हुए थे, उस दिन से आपका इफेक्टिव हो जाएगा रजिस्ट्रेशन. राइट. लीजिए 30 जून को आप लाइबल हुए थे, 15 को आपने जो है एप्लीकेशन दे दी, 25 का आपका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इफेक्टिव कहां से होगा? 30 जून से. आई होप हर कोई एग्री करता है इसमें. अभी तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं, तो मैंने पूछ लिया आपसे. ऑन 16 जून he entered into a contract for design. On 16 July, he entered into a contract for designing the flat of Mr. Sham. The service was completed on 2nd July. Mr. Kumar issued an invoice on the same day. 6 लाख. लीजिए सर, 6 लाख का जो है इन्होंने इनवॉइस जो है उसी दिन इशू कर दिया. 5 जुलाई को मिस्टर कुमार ने परचेज किया है कैपिटल गुड अमाउंटिंग टू रुपीज 4.5 लाख सॉरी. एंड फ्रॉम 25 जुलाई टू 31 जुलाई ही अवेल्ड सर्विस अमाउंटिंग टू 1,75,000 फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग दिस सर्विस. ओके. ऑन 1 अगस्त मिस्टर कुमार, अब अगस्त का महीना शुरू हो गया, जुलाई का महीना खत्म हो चुका है. 1 अगस्त मिस्टर कुमार गॉट अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइनिंग फॉर मिस्टर राम which is accepted on 2nd August. The service was completed on 6th August. Invoice was issued on 7th August. Payment was received on 29th August. All values are excluding taxes. ये ना बोलते तो हम लोग assume कर लेते. Mr. Kumar makes only intrastate outward supply and all purchases are also intrastate. ये ना बोलते तो हम assume कर लेते. Rates of tax are CGST no, SGST no. ये ना बोलते तो भी हम ये assume कर लेते. In relation to the above, अरे लो भाई, effective date of registration. हाँ जी, पब्लिक अग्री करती है मेरे साथ कि नहीं करती? जल्दी बताइए. पब्लिक अग्री करती है कि नहीं करती है? कम ऑन. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. अगला, मिस्टर शाम कैन इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस. कब तक जो है रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू किया जा सकता है? रिवाइज टैक्स इनवॉइस याद कीजिए, जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलता है उसके 30 डेज तक, जिस दिन रजिस्ट्रेशन आपका मिला है आपको, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. वेरी गुड वैभव. तो उसके हिसाब से क्या हो गया सर? मेरे हिसाब से यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ रहा है 25 अगस्त. हाँ जी, क्लैरिटी है इसमें. देन आपको बताना है कितना क्रेडिट वो ले सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. तो जुलाई में उन्होंने कैपिटल गुड खरीदा है और सर्विस ली है. कैपिटल गुड खरीदा है 4.5 लाख का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सर्विस ली है 1,75,000 की. ऑल दो इनको अलग अलग करके दिखा सकते हैं, लेकिन सर हम लोग दोनों को प्लस कर देते हैं. एक बार डिजिट्स कंफर्म कर ले. बिल्कुल ठीक है. तो इस पर 18% सर निकाल देते हैं. 56,250 का CGST और 56,250 का SGST. कोई डाउट इसमें? प्लीज पूछे. इनकम टैक्स का एमसीक्यू देखो, एक एमसीक्यू देखो एक बार जाकर. और भाई साहब जीएसटी के एमसीक्यू देखो. जीएसटी में क्या कह रहे हैं? आओ हजूर तुमको. और इनकम टैक्स में क्या बोल रहे थे? पता नहीं क्या बोल रहे थे भाई साहब. मतलब खतरनाक था इनकम टैक्स. ओके. अक्षर इसमें रिपीट क्या करना है मेरे दोस्त? ये 2 चीजें परचेज करी हैं, ये सर्विस है, ये कैपिटल गुड है. दोनों पे मैंने 18% का टैक्स निकाल दिया है, या 9% का CGST SGST निकाल लो, तो ये आंसर आपका आ रहा है. हाँ, इनकम टैक्स वाले बोल रहे थे आओ कभी हवेली पे दिखाएंगे तुम्हें. बहुत बढ़िया. आइए जी, अब आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई पे. द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार टू मिस्टर राम. तो 1 अगस्त को इनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2 अगस्त को एक्सेप्ट किया था, 6 अगस्त को सर्विस दी थी, 7 अगस्त को इनवॉइस था, 29 को पेमेंट आ गई. तो हम पहले देखते थे कि इनवॉइस विद इन टाइम है क्या. अच्छा पहले बताओ, सर्विस के केस में इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होता है? सर्विस के केस में इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होता है? कम ऑन टेल मी.
30 डेज कहां से बेटा? 30 डेज तो सब लिख रहे हो, 30 डेज कहां से पुत्रो? बताओ मुझे, 30 डेज कहां से? अंजलि गलत बता रही हो। 30 डेज, 30 डेज कहां से? फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस। वेरी गुड। 30 डेज होते थे साहब फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है। अब 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस अगर होता था तो हम क्या कहते थे कि अब इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। याद है आपको? तो पहले देखते थे कि इनवॉइस विद इन टाइम है, सर सर्विस कंप्लीट करिए 6 को, और भाई साहब इन्होंने इनवॉइस इशू कर दिया 7 को, तो क्या इनवॉइस विद इन टाइम है? यस। अब 7 को और 29 अगस्त को यानी पेमेंट की डेट को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज अर्लियर विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। ये बात सबको पता है कि नहीं? जल्दी बोलिए। राइट, तो आंसर आ जाएगा सर 7th। आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 अगस्त विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। जल्दी बोल दीजिए गाइस, कम ऑन टेल मी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। इफ इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर रेगुलर स्कीम, अगर रेगुलर स्कीम ना लेके वो 10(2)(a) लेते तो आपको उनकी टैक्स लायबिलिटी बतानी थी। तो 10(2)(a) में क्या होता था? 6%। जुलाई के लिए उनको जितना भी रेवेन्यू मिला उस पर 6% निकाल दीजिए, जिसमें 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी होगा, और क्रेडिट कुछ नहीं मिलेगा। 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी होगा, और क्रेडिट जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। तो जुलाई में इनके पास कितना रेवेन्यू आया था जरा देख लेते हैं एक बार। 6 लाख, 6 लाख का 6%, 6 लाख का 6% डिवाइड बाय 2, 18,000 सीजीएसटी, 18,000 एसजीएसटी। क्या कोई क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज अ बिग नो। कोई भी क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा किसी भी हाल में। ठीक है जी, चलिए आइए आगे बढ़े। हो गया क्वेश्चन ये वाला भी? कम ऑन गाइस, बहुत ही बढ़िया। वैभव, नवित, शिवानी, रोहित, रोमा, आप सबकी जो है अटेंडेंस रेगुलर है। ध्रुविन वेरी गुड, स्नेहा, अंजलि बहुत बढ़िया। आइए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं साहब। फोर्थ पॉइंट पे, CN company, a registered supplier in Delhi, opted for composition levy under subsection 1 and subsection 2 of the CGST Act 2017। composition scheme जो है इन्होंने अवेल करी है। अच्छा, ये क्या आ गया? हटा दो इसको। It sold in the fourth quarter of a financial year for it sold goods in the fourth quarter of a financial year for rupees 15 lakh exclusively of GST। ठीक है जी, 15 लाख के गुड्स बेचे फोर्थ क्वार्टर में। द एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज 12%। हमें एप्लीकेबल रेट से क्या लेना? ट्रेडर, ट्रेडर के केस में बताएं। एक मिनट, कोई रह गया क्या? अच्छा सॉरी, थर्ड रह गया। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले पहले चलो फोर्थ कर लेते, फिर थर्ड पे आ जाएंगे बेटा। अब फोर्थ आधा पढ़ लिया, फिर उसके बाद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया समझ गया मेरे प्यारे बच्चों, मिस हो गया था वो। चलो आ जाओ, अभी पहले फोर्थ करके थर्ड पे आते हैं। सी एंड कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर 9,55,000 ऑन विच रमेश एंड कंपनी चार्ज इतना जीएसटी। पता है मेरे लिए ना ये बातें रेलेवेंसी नहीं रह गई। क्यों भाई? कॉम्पोजिशन स्कीम में है, जितने मर्जी आप जीएसटी पे करके आओ, जहां मर्जी आप जीएसटी पे करके आओ, हमें कुछ नहीं पता। आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो हमारे लिए कुछ नहीं है साहब। क्रेडिट मिलता है क्या कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को? ना मैं क्रेडिट ले सकता हूं और ना मैं क्रेडिट दे सकता हूं। हाँ जी, ना मैं क्रेडिट ले सकता हूं और ना मैं क्रेडिट दे सकता हूं। ओके चलिए। सो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनका ये टर्नओवर है, और हमें अगर रेट पता है तो रेट जो होता है भाई वो 1% होता है। 1% निकाल दो भाई। अब इसका और क्या करेंगे? 15 लाख का 1% इज 15,000 डिवाइड बाय 2 यानी 1, यानी कि 7500 का सीजीएसटी और 7500 का एसजीएसटी। आंसर आपके सामने है। आसान, बोलिए आकांक्षा, कम ऑन, इजी, बहुत ही बढ़िया। आइए सर, देन उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो हमसे रह गया था। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, जेड लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू वाई लिमिटेड फॉर 2,55,000 एंड चार्ज जीएसटी एट द रेट 18%। ठीक है जी, 2,55,000 के गुड्स बेचे हैं, 18% का जीएसटी चार्ज किया है जेड लिमिटेड ने, वाई लिमिटेड को गुड्स बेचे। हाउएवर ओइंग टू सम डिफेक्ट इन द गुड्स, कुछ डिफेक्ट हो गया सर गुड्स में, वाई लिमिटेड रिटर्न द गुड्स बाय इशूइंग डेबिट नोट ऑफ 40,000। तो उसके बाद वाई लिमिटेड ने जो है कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए और 40,000 का डेबिट नोट जो है थमा दिया। ओके, जेड लिमिटेड रिकॉर्ड्स द रिटर्न बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट ऑफ 40,000। जेड लिमिटेड ने क्या किया? जेड लिमिटेड ने सर क्रेडिट नोट इशू कर दिया 40,000 प्लस जीएसटी इन द सेम मंथ। इन दिस सिचुएशन जीएसटी लायबिलिटी ऑफ जेड लिमिटेड, कमाल है यार, मतलब कतई वेला क्वेश्चन। तो 2,55,000, मैं बोलूँ 2,55,000 की मान लो सेल ही नहीं हुई, उसमें से 40,000 माइनस कर दो और इनटू जीएसटी का रेट लगा दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी कि 2 नहीं बोला है तो भाई साहब इनका टोटल जो जीएसटी निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 38,700। ये बताएं समझ आया कि नहीं आया? क्या था इस सवाल में, क्या था? इजी गाइज,
इजी पीजी है ये तो, बिल्कुल इजी पीजी। प्रियांशु भाई नाम के आगे सीए लगा रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बन जाए तब तक नाम के आगे सीए ना लगाएं। इंस्टीट्यूट को पता चल जाएगा तो वो एक्शन ले सकता है आपके अगेंस्ट, इसलिए। रुखसाना खातून भी आई हुई है, बहुत इजी है। थैंक यू रुखसाना जी। आइए उसके बाद बात करते हैं मिस्टर रघु अवेल सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब क्या बात है ना, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम राजा, एक तो सीए ऊपर से राजा, ओए होए होए होए। तो रघु जो है वो भाई साहब सीए राजा की सर्विसेज ले रहा है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। टैक्स ऑडिट एंड एनुअल फाइलिंग, ओके। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर मिस्टर रघुज वाइफ, भाभी जी की रिटर्न फाइल कराई है, भाभी जी की, और उसके लिए आपने 5,000 रुपए दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एप्लीकेबल जीएसटी 18%। अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर रघु हैज बुक्ड द एंटायर एक्सपेंस ऑफ 70,000 प्लस जीएसटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटेंट है भाई, ये नलायक है, इसको आता नहीं है कुछ भी, इसने जीएसटी पढ़ा नहीं है, अकाउंटेंट है। मिस्टर रघु इज एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ व्हाट? तो सिंपल सी बात है, रघु जो है वो 65,000 पे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, यानी 11,700 का। उसके अलावा कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? वाइफ की रिटर्न फाइल कराई है, पर्सनल पर्पस है, पर्सनल पर्पस के लिए आप कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी सर्विस लेते हैं, तो उस पे भाई साहब जो भी आपका टैक्स आप पे करते हैं आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, राइट। चलिए मैं वैभव को एक बार स्पेशली यहाँ पे शाबाशी देना चाहूंगा। एक तो इसकी अटेंडेंस हमेशा पूरी है और वैभव के आंसर्स बिल्कुल स्ट्रांग और बिल्कुल सीधा सीधा जल्दी जल्दी आते हैं। वैभव वेरी गुड। देन सेकंड नवित जैन को मैं थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, रोमा राजपूत को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। वेरी गुड गाइज, आप लोगों की वैसे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है जब मैं आप लोगों को देखता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो, तो मुझे भी लगता है। और वैभव तुमसे भाई ट्विटर पे भी बात हो रही है, तुम वही वाले वैभव हो ना जिससे ट्विटर पे भी बात हो रही है, तो काफी अच्छा लगता है। और आप लोग साथ में बने रहते हैं तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम पढ़ाने में कामयाब हुए, और उम्मीद रखते हैं कि भाई आप लोग जो है आगे जाके बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ग्रेट। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। टीटी प्राइवेट लिमिटेड इन राजस्थान फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। अच्छा, तो टीटी ने भाई क्या किया, इंटरस्टेट सेल करी है 1,25,000 की, ओके। इंटरस्टेट परचेज करी है, मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, परचेज करी है रजिस्टर्ड इन पंजाब फॉर 40,000। फिर उसके बाद जो है इंटरस्टेट परचेज करी है, ये भी इंटरस्टेट परचेजेस है, इंट्रा है, सॉरी इंट्रा है, इसको मार्क करना पड़ेगा, 65,000 फ्रॉम राजस्थान। एप्लीकेबल रेट आपको बता रखा है, आपने बताना है जीएसटी कैश में कितना पेबल है। बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन इतना टफ नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने जो इंटरस्टेट सेल करी है, इंटरस्टेट 1,25,000 इंटू 18%, मेरी 22,500 की तो लाइबिलिटी बन गई आईजीएसटी की, राइट। उसके बाद मैंने परचेज करी है, इंटरस्टेट ही परचेज करी है 40,000 की, 40,000 की मैंने इंटरस्टेट परचेज करी, 40,000 इंटू 18%, फिर से 7,200 रुपए का मेरे पास आईजीएसटी का क्रेडिट बन गया। और 65,000 इंटू 9%, 5850 का मेरे पास सीजीएसटी आ गया, और 5850 का मेरे पास जो है वो एसजीएसटी आ गया। अब आईजीएसटी की लाइबिलिटी सबसे पहले पे करनी होती है, तो भाई 22,500 माइनस 7,200 मैंने पे कर दिया, 15,300 मैंने पे कर दिया। उसके बाद भी मेरे पास 5850 बचे हुए, क्या मैं इनको भी यूज कर सकता हूं पेमेंट के लिए? क्या मैं सीजीएसटी एसजीएसटी को भी यूज कर सकता हूं पेमेंट के लिए? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल, एक कॉल आ रहा है, जरा ले रहा हूं, मैं भी लाइव सेशन में हूं, कुछ इंपॉर्टेंट है तो बताओ। हेलो, हाँ जी। तो हम लोग कहाँ पे थे? क्या भाई मैं इनका क्रेडिट ले सकता हूँ 5850 का? 5850 का आंसर इज यस। तो ये सब क्रेडिट लेने के बाद मेरे पास जो है यही लाइबिलिटी में से 3,600 रुपए बच जाते हैं। आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या था? आईजीएसटी पे करना है मुझे 3,600 रुपए का। कितना आसान क्वेश्चन था गाइस, कितना आसान क्वेश्चन था, राइट। देन नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं भाई, 7th पे आते हैं। प्रदीप ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा सोल्ड गुड्स फॉर 2,05,000 टू बलराम प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा टू उत्तर प्रदेश गाड़ी जा रही है भाई, 2,05,000 रुपए जो है वो गुड्स की वैल्यू है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। GST is level of 5% on said goods. As per the terms of the sales contract, Pradeep Trader has to deliver the goods at the factory of Balram Private Limited. For this purpose, Pradeep Trader has charged freight of 2,400 from Balram Private Limited. देखिए डिलीवरी के लिए कुछ चार्ज कर रहे हैं, डिलीवरी के लिए कुछ चार्ज कर रहे हैं, तो भाई साहब वो तो आपकी वैल्यू के अंदर ही जो है वो आना चाहिए। मेरे हिसाब से डिलीवरी के लिए कुछ चार्ज करें आपकी वैल्यू के अंदर ही आना चाहिए। जीएसटी फ्रेट पे कितना परसेंट है? 12% है। व्हाट वुड बी दी नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश in this case assuming that amounts given in are exclusive of GST? लीजिए आपको बताना है सर कैश में जो है आप कितनी पेमेंट करने वाले हो, तो जल्दी से बता देते हैं। इसके अंदर मुझे तो दूर दूर तक कोई भी चीज ऐसी नजर नहीं आ रही जो हमसे ना हो।
वैल्यूएशन आपको अगर चैप्टर आता है वैल्यूएशन का, तो आप इसको बहुत आसानी से जो है वो कर सकते हैं। बताइए गाइज, आप लोग बताइए इसका आंसर। मेरे हिसाब से तो क्या होगा, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए। आ गया जी, मेरा आंसर तो आ गया है। मेरा आंसर तो आगे बहुत ही आसान था। यस वैभव, वेरी गुड। 2,05,000 प्लस 2,400 इंटू 5% कर देंगे तो आपका आईजीएसटी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 10,370 का। राइट। ऐसा हमने क्यों किया? वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़िए। क्या सर ये इंसिडेंटल एक्सपेंस है? हाँ जी बिल्कुल है। तो सर हम अपनी वैल्यूएशन को तोड़ना चाह रहे थे, ये तोड़ने नहीं देंगे, इसमें हम इनको ऐड करा के जो है वो पे कर देंगे। राइट। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास आ गया है सर 8th क्वेश्चन। प्रेम एंड सन्स हैड टेकन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 1st January but failed to furnish GST return for next 6 months. अच्छा जी. Owing to this, the proper officer cancelled the registration on 25 July and served the order of cancellation for registration on 31st July. Now Prem and Sons wants to revoke the cancellation of registration. Application file कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. Section 30 आपको याद होना चाहिए. Section 30 and if I'm not wrong, rule number 23. तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन जो है सर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 31st अगर आपके डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन है तो आपका 30 अगस्त जो है वो आंसर हो जाना चाहिए 30 डेज के हिसाब से। अगेन बहुत ज्यादा आसान, कोई भी दूर दूर तक दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। कम ऑन, इजी। आइए जी, देन नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं। बस खत्म होने वाले हैं सर क्वेश्चंस हमारे। और आज देखिए हमने 28 मिनट के अंदर हमने 17 क्वेश्चन कर देंगे। ऑल्दो आपको नंबर में 10 नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने जो पहली केस स्टडी करी उसमें 3 थे, उसके बाद वाली केस स्टडी में 5 थे, 5 या 4 जो भी थे। XX registered in Delhi purchased book from PC traders registered in Uttar Pradesh. Books are exempt from GST. Okay. XX arranged the transport of these books from a goods transport agency which charged freight of 9,000 for the same. देखिए ये है XX परचेज गुड्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर्स। इन्होंने गुड्स परचेज किए पीसी ट्रेडर्स से। ओके, ये यूपी में रजिस्टर्ड है और ये जो है दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अच्छा जी, XX अरेंज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसने अरेंज किया है? XX ने। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि भाई ट्रांसपोर्ट किसने अरेंज किया है, क्योंकि वही रिसिपिएंट माना जाएगा। याद है आपको जीटीए का आरसीएम, वही रिसिपिएंट माना जाएगा। ओके। उन्होंने फिर 9,000 का फ्रेट चार्ज किया है। जीएसटी इज पेबल 5% ऑन सच जीटीए सर्विसेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? जीएसटी ऑफ ₹450 इज पेबल बाय XX ऑन रिवर्स चार्ज। मेरे हिसाब से तो यही स्टेटमेंट पढ़ के मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रही है, आगे की स्टेटमेंट से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आई होप ये बात समझ आ गई आपको। इसमें ये ध्यान देने वाली बात थी कि XX अरेंज द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज बुक्स। अगर पीसी ट्रेडर्स अरेंज करते तो क्या होता? बताइए, अगर पीसी ट्रेडर्स अरेंज करते तो क्या होता? तो भाई साहब पीसी ट्रेडर पे करता, फिर पीसी ट्रेडर रिसिपिएंट बन जाता। आई होप ये बात समझ आई। कम ऑन। नहीं, फॉरवर्ड चार्ज कैसे आता बेटा? अगर पीसी ट्रेडर अरेंज करता तो फिर क्या लगता? प्लीज, फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगता उस केस में भी, फिर रिसिपिएंट जो है वो पीसी ट्रेडर्स को मान लेते। ओके, और फिर पीसी ट्रेडर जो है वो जीएसटी पे करते इसके ऊपर। अच्छा, इसमें अगर मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर जीएसटी का रेट 12% होता, जीटीए वाली जो सर्विसेज पे 12% का रेट होता, जीएसटी का रेट अगर 12% होता तो बताओ क्या लगता? वेरी गुड संभावी कृष्णा, फॉरवर्ड चार्ज में आ जाता, क्योंकि जीएसटी का रेट अगर 12% तो आरसीएम वाला केस है ही नहीं। ओके ओके, तो यहां पे सबसे पहले आपको ये पता लगाना जरूरी है कि भाई रिसिपिएंट कौन है। और रिसिपिएंट वही, मैंने क्लास में आपको सिखाया हुआ है, रिसिपिएंट वही जो फ्रेट के लिए अरेंज कर रहा है, जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेमेंट कर रहा है। ओके, चलिए। Then last question, Kaleem and Associates made an application for cancellation of GST registration in the month of March, okay, due to closure of its business. Application for cancellation approved हुई 14 सितंबर को. In the given case, Kaleem and Associates is required to file final return on or before 30 December. Not required to file final return, ये तो बाहर ही निकाल दो, फाइनल रिटर्न तो फाइल करनी पड़ती है सर हमको. Required to file final return on or before 30 September, on or before 14 December. तो 3 मंथ्स का आपको टाइम दिया जाता है, अगर आपको याद हो 3 मंथ्स का आपको टाइम दिया जाता है। तो आपका अप्रूव हुआ है 14 को, यानी 15 से आपके 3 महीने शुरू हो जाएंगे। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 1, फिर 15 अक्टूबर से 14 नवंबर 2, और 15 नवंबर से 14 दिसंबर 3, यहां तक जो है आपको रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। तो आंसर होगा सर जी हमारे लिए क्या? 14 दिसंबर। आई होप ये बात आपको क्लियर है। कम ऑन, बताइए, बोलिए।
इसके बाद सर हमारे जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू हैं, जहां तक मुझे लग रहा है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सर हम लोग ऐसे एक पार्ट 2 बनाएंगे और सर उसके बाद जो है सॉल्व कर देंगे आपके साथ बैठ के, फिर हमारे जीएसटी के भी जो है सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपने आज की वीडियो को भी एंजॉय किया गाइज, और जब भी मौका मिलेगा ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। और देखो यार, मैं कोशिश तो करता हूँ हर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाए, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लाइव सेशन में आते रहें। कभी कोई वीडियो अगर अपलोड होना रह जाती है या आपका अगर कवरेज लाइव में मिल जाता है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है, राइट। ऐसी और बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशन के लिए एडू 91 के साथ जुड़े रहें। एडू 91 लाइव नाम से भी एक चैनल है, याद रखेगा, वहां पे नितिन गुरु सर, बेनीवाल सर सब जो है लाइव सेशंस लेते रहते हैं। मैं लाइव सेशन जूम पे लेता हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोगों से जो है बहुत बड़े से चैट हो जाती है। नेक्स्ट लाइव सेशन कब होगा, हो सकता है आज ही हो जाए, अभी थोड़ी देर में ही हो जाए, जिसमें हम लोग ऑडिट या एसएम के कुछ क्वेश्चंस वगैरह कवर कर लें, राइट। नहीं तो जीएसटी के 2-3 क्वेश्चन और कवर कर लें। मैं टाइम चुरा चुरा के आप लोगों के पास आता हूँ कि भाई अभी कोई बोल रहा है ये वाला काम है, बोलता हूँ नहीं पहले मैं लाइव लिया हूँ जरा आधा पौने घंटे का, फिर बात करेंगे। टाइम के लिए आपको भाई नोटिफिकेशन आ जाया करेगी, प्लीज आप उस पर जो है वो जुड़ सकते हैं। ओके गाइज, चलिए इंजॉय कीजिए, पढ़िए, और इंजॉय करके पढ़िए, ऐसा मत पढ़िए सर दर्द लेके मत पढ़िए कि हाय ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हाय ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं ना सर अपनी चीजों को, तो मजा नहीं आएगा। और जितना इंजॉय करके पढ़ेंगे गाइस, आई एम टेलिंग यू, आप उतना ज्यादा आगे जाएंगे। आप कोई भी काम अगर इंजॉय करेंगे, उसे इंजॉय करते रहेंगे, उसमें आप मजे ढूंढेंगे कि भाई ओके यार ये तो करने में बहुत मजा आ रहा है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ साथ अगर आपको अगर टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आए तो टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर रिवाइज कर लो, वो बहुत 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 चीज बढ़िया हो जाती है, राइट। और टेलीग्राम नंबर फॉर डाउट आप लोगों ने अगर क्लासेस ले रखी है तो वो आपको वहां पे मिलता रहता है, टेलीग्राम नंबर आपको मिला हुआ है वहां पे, प्लीज देख लीजिएगा। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और साथ बोलेंगे, और हाँ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, गॉड ब्लेस यू।